तो टीजीटी के इस बैच में कुछ प्रश्न आज हमारे पास आए हैं जिन पर हमें चर्चा करनी है। हम लोग मंडे टू फ्राइडे वर्क करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पर, और फिर हम आप लोगों से कहते हैं कि इन मंडे टू फ्राइडे के बीच में जितने भी क्वेश्चंस इन दिनों के बीच में आए हैं उनमें से कितने ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें हम वीडियो क्लास कवर करें, जिसमें हम अपने वीडियो क्लास के माध्यम से उनको और क्लियर करने की कोशिश करें। तो उसी प्रक्रिया में, उसी संबंध में कुछ एक प्रश्न हमारे पास आए हैं जिनको हम डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे और यह प्रयास करेंगे कि ये प्रश्न आपको बेहतर ढंग से समझ में आए। दूसरी चीज़ ये है कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप लोगों को क्वेश्चंस भेजता हूँ और उन क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करते हैं। जो नहीं आते हैं हम लोग रात में सलूशन देखते हैं और पूरा क्लियर करते हैं जितना बन पड़ता है व्हाट्सएप के थ्रू। मैंने यह भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रुप में जुड़े हैं और काम नहीं कर रहे हैं, तो मैं उनसे बस यही आग्रह करूंगा कि आप लोग इस मिशन से जुड़िए, इस काम से जुड़िए। यह आपको सकारात्मकता से जोड़ेगा, आपकी इस विषय के प्रति या इस परीक्षा के प्रति जो एक निश्चेतन अवस्था है उसको सचेतन अवस्था में बदलने का काम ये 2-4-6 प्रश्न डेली करते हैं, ताकि हम लोग इन्हीं 2-4-6 प्रश्नों के माध्यम से खुद को स्टीरअप कर सकें, खुद को एक्साइट कर सकें। नहीं, हाँ, सब लोग काम कर रहे हैं। प्रश्न थोड़े सरल या कठिन होने की जहाँ तक बात है, तो प्रश्न हमारे थोड़े लेवल के होते हैं। वो इसलिए होते हैं ताकि आपको लगे कि नहीं, अगर हम इस तरह का लेवल कवर करते हैं तो बातें आसानी हो जाएंगी। अब हम 6 प्रश्नों के माध्यम से आपके साथ पूरे चैप्टर में कवर होते हैं। उन 6 प्रश्नों में अगर हम किसी में ये पूछने कि इसका मतलब क्या होता है, तो फिर हम उसके कॉन्सेप्ट्स को 6 क्वेश्चंस में निकाल के बाहर नहीं रख सकते। तो इसलिए आइए 2-4 जो प्रश्न आए हैं मैं उन पर आप लोगों के साथ में बात करता हूँ। देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। एक प्रश्न है, सूर्य का ताप ज्ञात करने के नियम को विस्तृत रूप में समझाना है। अब सूर्य का ताप जब आप ज्ञात करने की बात करेंगे, सूर्य का ताप ज्ञात करने के मोस्टली 2 नियम चलते हैं। एक स्टीफन का नियम, ठीक, और दूसरा एक चलता है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ यानी वीन का नियम। अब है क्या कि कभी कभी ऑप्शंस में दोनों आ जाते हैं और कभी कभी ऑप्शंस में दोनों नहीं आते हैं। कभी ऐसा होता है कि मोस्ट प्रोबेबल कंडीशंस में ये मिल जाता है, ये नहीं मिलता है। कभी ऐसा हो जाता है ये दोनों मिल जाते हैं। तो उनमें से कौन सा हम सही करेंगे? अब इसको ज़रा सा आप लोग आज समझ लीजिएगा क्लियरली कि जो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ सीमित नहीं होता है। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ छोटे या बड़े किसी भी प्रकार के टेम्परेचर को मापने के काम आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें अगर हमको ये बता दिया जाए कि नहीं, ये रेंज की वेवलेंथ आ रही है, तो उस रेंज की वेवलेंथ आने के बाद चूँकि वीन का ये है ये कांस्टेंट है, तो अगर ये हमें पता चल जाएगा तो हम किसी भी तरह का टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं, वो कितने भी हाई टेम्परेचर की बात हो। क्योंकि हमें तो लैम्डा एम ही कैलकुलेट करना है, हमें इसके कैलकुलेशन में कोई अंतर थोड़ी दिखाई देगा। तो बहुत सारे तारे के सवाल, स्टार्स से रिलेटेड क्वेश्चंस 10+2 में भी मिलते हैं, आगे भी मिलते हैं, तो उनको हम वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से सॉल्व करते हैं। लेकिन क्या इम्पॉर्टेंट बात है? इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब तक हमें वेवलेंथ नहीं दी होगी तब तक हम वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को नहीं लगा सकते। दूसरी चीज़, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ केवल तब नहीं लगाते हैं जब हमें हाईयर टेम्परेचर ज्ञात करना हो, तब नहीं लगाते हैं। किसी भी प्रकार के टेम्परेचर के लिए वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का यूज करते हैं। अब जो स्टीफन का नियम है, स्टीफन का नियम मोस्टली हाई टेम्परेचर्स के लिए लगता है, इक्वल टू सिग्मा T⁴ एरिया इंटू टाइम, ऐसा।
ये लगता ही उस समय है जब हम किन्हीं तारों से उत्सर्जित या किसी ग्रह नक्षत्र से उत्सर्जित ऊर्जा की बात करते हैं, तभी उस तरह के टेम्परेचर का यूज करते हैं। तो अब जब एक बात आती है कि अगर ये दोनों ऑप्शन सही, दोनों ऑप्शन से एक ही एग्जाम में आ जाएं, तो हम किसका यूज करेंगे? तो देखिए, टेम्परेचर का सीधा कनेक्शन होता है एनर्जी से। हाई टेम्परेचर है मतलब ज़्यादा एनर्जी वहाँ रिलीज होने के चांसेस हैं। तो आप टेम्परेचर के कनेक्शन को एनर्जी से रिलेटेबल बनाते हुए स्टीफन्स लॉ को ही मोस्ट प्रोबेबल मानेंगे। इसको मोस्ट प्रोबेबल इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि जब तक वेवलेंथ नहीं पता होगी तब तक हम टेम्परेचर का कैलकुलेशन नहीं कर सकते। और अगर इन केस किसी ऑप्शन में ये लिखा है कि ये दोनों, तो फिर सबसे सही विकल्प होगा ये दोनों। ठीक है ना? मुझे जहाँ तक समझ आया कि आप इस बात को आप क्लियरली समझ गए होंगे कि इसमें हमें क्या करना है। दूसरा क्वेश्चन है खाना बनाने वाले बर्तनों की क्वालिटी के बारे में। ये पिछले वीक का क्वेश्चन है और पिछले वीक में में हमने पूछा था कि जो खाना बनाने वाले हमारे कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, जो बर्तन होते हैं खाना बनाने वाले, उनकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए। तो मेरे भाई, अगर हम दो चीज़ों पर आपसे डिस्कस करें, एक चीज़ तो ये है कि मान लीजिए कि आप किसी पैन में खाना बना रहे हैं, राइट? किसी पैन में आप खाना बना रहे हैं, तो इस पैन की पहली क्वालिटी ये है कि इसके अंदर पड़ा हुआ तेल जल्दी गर्म हो जाए। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक लकड़ी के पात्र में, हालांकि लकड़ी तो खुद ही जलने लगेगी, किसी भी हीट इंसुलेटर की बात करिए, तो थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए हम लकड़ी के पात्र में खाना बनाने की कोशिश करें। इन द वे, बाय द वे, अगर हम ऐसी कोशिश करें, या किसी मिट्टी के पात्र में खाना बनाने की कोशिश करें, जैसे कि हम लोग आजकल नहीं, हांडी पनीर वगैरह सब धीरे धीरे वही फैशन में आ रहा है, तो अगर हम उसमें खाना बनाने की कोशिश करें तो उसका तेल थोड़ा देर से गर्म होगा दैन दैट ऑफ आयरन। तो इसका मतलब ये हो गया कि बर्तन की जो पहली क्वालिटी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि अंदर जो भी पकाया जा रहा है वो थोड़ा जल्दी से पकना शुरू हो जाए। और इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए ये ज़रूरी है कि आपका पात्र जल्दी से गर्म हो जाता हो, आपका पात्र जल्दी से गर्म हो जाता हो। और अगर कोई पात्र जल्दी से गर्म हो रहा है, मतलब इन शॉर्ट टाइम अगर गर्म हो रहा है, तो आप ये ध्यान रखना कि अगर वो जल्दी से गर्म हो रहा है तो जल्दी से वो ठंडा भी होगा। जो वस्तु जितना जल्दी, जो पदार्थ जितना जल्दी गर्म होता है वो उतना ही जल्दी ठंडा होता है। ये क्वालिटी होती है स्पेसिफिक हीट के कारण। ये क्वालिटी होती है स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा के कारण। ये लक्षण पाया जाता है विशिष्ट ऊष्मा के कारण। तो जिसकी स्पेसिफिक हीट कम होती है उसमें ये लक्षण होता है कि वो जल्दी गर्म हो जाता है पात्र। वो पात्र जल्दी, जैसे एक आप लोग उदाहरण पढ़ते हैं जल और तेल से रिलेटेड, वाटर और ऑयल से रिलेटेड, कौन जल्दी गर्म होता है? तो ऑयल। क्यों? क्योंकि ऑयल की स्पेसिफिक हीट कम है, इसलिए वो जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। पूछा जाता है कई बार कि अगर समान प्रकार के पात्र में समान ऊष्मा दे करके एक पात्र में तेल भरें, एक पात्र में पानी, तो कौन जल्दी गर्म होगा? तो तेल जल्दी गर्म होगा, क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा है। ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा होने के कारण वो देर से गर्म होता है और देर तक गर्म रहता है। ये बात हमने लेक्चर्स में आप लोगों को बताई है। तो पहली चीज़ तो ये है कि जिस पात्र में हम भोजन बना रहे हैं उस पात्र की पहली क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि वो जल्दी गर्म हो जाए। और जल्दी गर्म हो जाने का मतलब है उसकी स्पेसिफिक हीट कम होनी चाहिए। स्पेसिफिक हीट कम होनी चाहिए। और तो पात्र की पहली क्वालिटी है विशिष्ट ऊष्मा कम। अब दूसरी क्वालिटी के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसी पैन की हम बात करें और यहाँ तक मान लीजिए आप कोई खाना पका रहे हैं, यहाँ तक वो खाना भरा हुआ है, ऊपर तक कोई अनाज हम लोग पका रहे हैं, यहाँ भी भरा हुआ है। अब ये पॉट तो गर्म हो जाता है, लेकिन अब ये पॉट अगर अपनी हीट को ट्रांसफ़र नहीं करता है यहाँ तक इन
मॉलिक्यूलर इम्पैक्ट के द्वारा, आणविक संगठन के द्वारा, आणविक संघट्ट के द्वारा जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है, मान लीजिए वो यहाँ से यहाँ तक की हीट जल्दी ट्रांसफ़र ही नहीं हो रही है, तो भी तो खाना देर में पकेगा। किसी पात्र के जल्दी गर्म होने का मतलब है विशिष्ट ऊष्मा का कम होना, लेकिन उस पात्र के यहाँ से हीट लेकर यहाँ पहुँचाना, ये काम विशिष्ट ऊष्मा से रिलेटेड नहीं है। ये काम ऊष्मा चालकता से रिलेटेड है, थर्मल कंडक्टिविटी से रिलेटेड है, इसका थर्मल कंडक्शन कोफिशिएंट कितना है उससे रिलेटेड है। मतलब इसमें चालन अगर शीघ्रता से होगा, कंडक्शन अगर बहुत जल्दी हो रहा होगा, तो ये जल्दी गर्म हो जाएगा, तो कंडक्शन ज़्यादा होना चाहिए और विशिष्ट ऊष्मा कम हो जानी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है जिन पात्रों में खाना पकाया जाता है, जिन पात्रों में भोजन पकाते हैं, उनकी पहली क्वालिटी है कि उनकी विशिष्ट ऊष्मा कम हो जानी चाहिए और चालकता उनकी अधिक होनी चाहिए, राइट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, न्यूटन के शीतलन नियम पर जो प्रश्न होते हैं उन्हें शॉर्टकट में कैसे लगाया जा सकता है। तो चलिए, पहली चीज़ तो हम आपको ये बता देते हैं कि न्यूटन के जो कूलिंग लॉ है उसका मतलब क्या है। न्यूटन्स कूलिंग लॉ से रिलेटेड पिछली बार भी क्वेश्चन आया हुआ था और उस क्वेश्चन को तथाकथित रूप से आपके उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े चैनल्स जो टीजीटी पीजीटी में जहाँ हज़ारों की संख्या में छात्र पढ़ते हैं, मैं किसी चैनल का नाम नहीं लेना चाहता, वहाँ ये क्वेश्चन गलत हल कराया जा रहा था। इसलिए मैंने कहा, क्योंकि मैं जब एग्ज़ाम दे के आया तो मेरी भी उत्कंठा थी कि लाओ मैं एक बार मिला लूँ। तो जब मैंने देखा कि यही क्वेश्चन वो लोग गलत बता रहे हैं तो फिर हमने मिलाना बंद कर दिया। हो सकता है आगे कोई गलत ना बताए हों, लेकिन ये कन्फर्म है कि ये गलत बताए थे। न्यूटन्स कूलिंग लॉ इज़ द स्पेशल स्टेट ऑफ, उसमें ऑप्शन में आया था किरचॉफ लॉ, स्टीफन्स लॉ और वीन्स लॉ, एक कोई और था बोल्ट्जमैन स्टीफन लॉ करके, जो भी रहा हो। तो एक्चुअली क्या है कि अगर आप 10+2 में फ़िज़िक्स पढ़ाते हैं तो आप ध्यान से देखिए, एक जगह पढ़ते हैं स्टीफन के नियम की सहायता से न्यूटन के शीतलन नियम का निगमन, डेरिवेशन ऑफ न्यूटन्स कूलिंग लॉ बाय द हेल्प ऑफ स्टीफन्स लॉ। यानी न्यूटन ने अपने कूलिंग लॉ को प्राइमरली स्टीफन के नियम से ही सॉल्व किया। तो ये बात तो उस हेडिंग से ही क्लियर हो जाती है कि ये जो न्यूटन्स कूलिंग लॉ है दैट इज़ द स्पेशल स्टेज ऑफ स्टीफन्स लॉ, नॉट किरचॉफ लॉ। दूसरी चीज़ ये है कि न्यूटन्स कूलिंग लॉ के दो तरह के एक्सप्रेशन आपको पढ़ने को मिलेंगे। एक तो स्टीफन के नियम की सहायता से जो निकल के आता है वो है, और एक नियम ऐसा है जो नियम न्यूटन एक्सप्रेस करते हैं पूरा, और वो एक्सपोनेंशियल एक इक्वेशन आता है। उस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के आधार पर न्यूटन्स कूलिंग लॉ के कुछ न्यूमेरिकल्स बनाए जाते हैं, राइट। जैसे किसी वस्तु को एक प्रॉपरली टेम्परेचर पर T1 से मान लो T2 तक ठंडा करते हैं T समय में, राइट। तो ये इक्वेशन फॉलो होता है T1 + T2/2, एवरेज टाइम होता है -T0 और ये कांस्टेंट होता है। ये इक्वेशन है, ठीक। जैसे एक क्वेश्चन आप लोगों से हमने पूछा था कि कोई वस्तु 85 से 80 डिग्री सेल्सियस अगर 3 मिनट में ठंडी होती है तो 80 से 77 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा। तो मैंने देखा कि यहाँ पर 80 से 75 डिग्री सेल्सियस ठंडा होने में कितना समय लगेगा। तो मैं देख रहा हूँ कि पहली कंडीशन में 5 डिग्री सेल्सियस लॉस हो रहा है, और 5 डिग्री सेल्सियस लॉस होने में जो टाइम कंज्यूम हो रहा है वो 3 मिनट का हो रहा है। तो यहाँ पर भी तो 5 डिग्री लॉस होना है, तो 3 मिनट ही कंज्यूम होना चाहिए टाइम, तो ये गलत है। अच्छा आप ही बताइए, पानी खूब गर्म हो
मतलब गर्म का मतलब वो 40 डिग्री सेल्सियस का पानी हो, उसको उठा के फ्रिज में रख दो, 10 मिनट बाद आप पाएंगे वो छूने लायक हो गया, काफ़ी ठंडा हो गया। लेकिन उस ठंडे से और ठंडा होना ये आप पाएंगे कि काफ़ी देर बाद होता है। यानी स्टार्टिंग का 10 डिग्री सेल्सियस लॉस होने में जितना टाइम लगा होगा, उसके बाद 10 डिग्री सेल्सियस लॉस होने में उससे ज़्यादा समय लगेगा। यही न्यूटन का कूलिंग लॉ समझाना चाह रहा है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। हाँ, आप इन्हीं में से कैलकुलेशन कम ज़्यादा कर सकते हैं और दुनियादारी ये सब हो सकता है, बाकी इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है मेरे हिसाब से। अगर कोई हो तो हो भी सकता है, लेकिन जहाँ तक मेरा समझना है नहीं है। और ये जो T0 है ये है एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, जो उस समय जहाँ आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और ये टेम्परेचर है जो पहले गर्म वस्तु थी और उसको ठंडा किया गया। कितना ठंडा किया गया, दैट मीन्स 85 - 80, और कितनी देर में हुआ वो ये टाइम है। ये कांस्टेंट अगर एक इक्वेशन के लिए आए हैं तो ये कांस्टेंट आपको सवाल में दिया होगा। और अगर दो कंडीशंस बताई गई हैं तो समझ जाओ आपको के निकाल के दूसरे इक्वेशन में रखना है या दोनों इक्वेशंस को भाग लगा देना है कि कट जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन आया है समतापी समदाबी रुद्धोष्म प्रक्रम को समझाना। समतापी मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस। देखिए, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है एक ऐसा थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस जिसमें चेंज के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहता हो। चेंज के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहता हो, ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? ये संभव है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये संभव कैसे है? जैसे मान लीजिए कि आपने साइकिल में हवा भरने का काम पंप से शुरू किया। आप थोड़ी देर पाते हैं पंप का जो बैरल है वो गर्म हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो आपके कंप्रेशन से हीट प्रोड्यूस हो रही थी वो हीट एटमॉस्फेयर में बाहर नहीं जा पा रही है, इसलिए बैरल गर्म हो गया। अगर कंप्रेशन के द्वारा उत्पन्न हुई हीट बाहर चली जाती तो आप शायद पाते कि टेम्परेचर नहीं बढ़ा है। और बाहर हीट कब जा सकती है? जब आपकी पंप का बैरल पूर्ण ऊष्मा का चालक हो, कंप्लीट हीट कंडक्टर हो। और कंप्लीट हीट कंडक्टर होने की जो आइडियल कंडीशन है वो ये है कि हीट कंडक्टिविटी कोफिशिएंट इन्फिनाइट होना चाहिए, जो कि इम्पॉसिबल है। इसका मतलब ये कि व्यवहार में कोई भी समतापी प्रक्रम संभव नहीं है। वो बनाया जा सकता है, बाकी आदर्श व्यवस्था में नहीं हो सकता। अब बनाया कैसे जा सकता है? अगर आप पंप को धीरे धीरे पुश करें, फिर उठाएं, फिर धीरे धीरे पुश करें, तो यू विल फाइंड दैट देयर इज़ नो मोर इफेक्ट ऑन द टेम्परेचर ऑफ बैरल। फिर आप देखेंगे कि गैस उस पंप के बैरल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, उसकी पाइप गर्म नहीं हो रही है, क्योंकि आप धीरे से दबा रहे हैं, फिर धीरे से उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आपने कंप्रेशन किया, कंप्रेशन करने के बाद जो हीट रिलीज हुई, फिर आपने रेयरफैक्शन किया, फिर दोबारा जब कंप्रेशन किया, तो इन दो कंप्रेशंस के बीच में उसको इतना टाइम मिल गया बैरल को कि उसने जितनी हीट क्रिएट हुई थी वो बाहर भगा दी। जल्दी तो भगा नहीं सकता था क्योंकि कंडक्टिविटी बहुत थी नहीं, लेकिन जितनी कंडक्टिविटी थी उसके अनुसार उसने बाहर भगा दी। यानी हम कहना क्या चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं कि अगर प्रोसेस धीरे धीरे हो तो हम उसे समतापी मान सकते हैं, और जब हम समतापी मानेंगे तो फिर हम लोग किस नियम का प्रयोग करेंगे? फिर गैसें बॉयल्स लॉ को फॉलो करेंगी, बॉयल्स लॉ को फॉलो करेंगी, और फिर हम लोग बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। दूसरा क्या होता है? समदाबी प्रक्रम। इसको समझ लीजिए, इसको लेक्चर में पीछे वाले में समझाना था लेकिन मैं भूल गया था। आइसोबैरिक प्रोसेस। अब आइसोबैरिक प्रोसेस क्या है? आइसोबैरिक प्रोसेस में पूरे परिवर्तन के दौरान प्रेशर कांस्टेंट रहता है। अब पिछली बार हमने एक सवाल पूछा था जिसमें हमने लिखा था पानी का जमना उदाहरण है।
तो मोस्टली कैंडिडेट्स ने ये एग्जाम आंसर किया था कि दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ आइसोथर्मल। मैं समझ गया था कि आपने क्यों किया है, क्योंकि आपने पढ़ा था कि जब किसी वस्तु की अवस्था बदलती है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ये चीज़ हमने आपको पीछे पढ़ाई है और आप सब लोगों ने पढ़ी भी है, कहीं ना कहीं तो पढ़ी है। यह भी पढ़ा है कि अवस्था परिवर्तन के दौरान किसी भी पदार्थ की जो स्पेसिफिक हीट है उसकी वैल्यू इन्फिनाइट होती है, यह भी आप जानते हैं। तो आपने उसी लॉजिक के थ्रू ये आंसर किया था कि चूँकि पानी जम रहा है इसलिए डेफिनेटली ये है कि वहाँ पे अवस्था बदल रही है, और अवस्था बदल रही है तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। तो आपने कहा कि समतापी प्रक्रम है। लेकिन मेरे दोस्त ये बात बताइए कि पानी को जमने से पहले क्या आपने ठंडा नहीं किया? मुझे अब भी ध्यान आ रहा है कि बर्फ़ के जमना मैंने पहले लिखा था, फिर जब मैंने रात को उसको सॉल्व करना शुरू किया तब मुझे समझ आया कि नहीं, ये लॉजिकल इशू है। फिर मैंने लिखा उसे पानी का जमना। आप समझिए, अब पानी का जमना तो सडनली तो वो बर्फ़ बनेगा नहीं, पहले तो उसके टेम्परेचर को डाउन करते 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 0 डिग्री सेल्सियस लाओगे। या तो मैं ये कह देता कि 0 डिग्री सेल्सियस का पानी बर्फ़ बनना है, बताइए किसका उदाहरण है? तब तो हम मान सकते थे कि आपका आंसर समतापी और समदाबी दोनों हो सकता था। लेकिन मैंने कहा पानी के जमने की प्रक्रिया, मतलब इससे ये एश्योर होता है कि टेम्परेचर तो कम किया ही जा रहा है। तो मेरे दोस्त ध्यान रखना, अवस्था परिवर्तन का सारा काम कांस्टेंट प्रेशर की स्थिति में होता है। इसलिए भाप बदलना, जल का गर्म होकर के भाप बन जाना, या भाप का पुनः ठंडा होकर के संघनित होकर के जल बनाना, या जल का बर्फ़ बनना या बर्फ़ का जल बनना, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द आइसोबैरिक प्रोसेस, राइट। तो ये आइसोबैरिक है। अब आ जाइए रूद्धोष्म की बात करते हैं, जिसे हम इंग्लिश में एडियाबेटिक कहते हैं। और पिछले वीक में हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे थे। इसमें हमने वर्क डन पूछा था और आप सब लोगों ने आंसर भी किया था। एडियाबेटिक प्रोसेस, रुद्ध ऊष्म का मतलब अगर आप इसको ब्रेक करें, कुछ लोगों ने अगर टेट सुपर टेट की तैयारी करी होगी तो आप पाएंगे कि ये गुण संधि का उदाहरण है शायद। तो जिसका भी हो फिलहाल है, तो गुण संधि का ये उदाहरण है, जिसको अगर हम तोड़ें तो यहाँ से मिलेगा रुद्ध और प्लस ऊष्मा। रुद्ध का मतलब किसी के विरुद्ध होना, और किसके विरुद्ध होना? हीट के विरुद्ध होना, ऊष्मा के विरुद्ध होना। तो जब कोई प्रोसेस ऊष्मा का विरोध करता है तो वहाँ पे रुद्धोष्म प्रक्रम काम करता है। अब आप ज़रा इसको देखिए, अगर आप इसके लिए लगाएं डेल्टा यू बराबर क्यू माइनस डब्लू, और बात किसकी करें? समतापी प्रक्रम की। समतापी प्रक्रम अगर आप बात करें, यानी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है और ये पूरा जो प्रोसेस पढ़ रहे हों, ये प्रोसेस किस में पढ़ रहे हों? ये प्रोसेस आप पढ़ रहे हों गैसियस स्टेज में, और वो भी गैसियस की कौन सी स्टेज? आदर्श गैस की अवस्था में। तो आदर्श गैसें मेरे भाई, उनकी जो इंटरनल एनर्जी है, उनका जो इंटरनल एनर्जी चेंज है वो खाली टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और चूँकि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, परमानेंट टेम्परेचर इज़ नॉट चेंजिंग, then the value of delta U will be 0 in that condition। तो Q माइनस डब्लू अगर 0 हो जाएगा तो Q बराबर W हो जाएगा। ये किसका नियम है? समतापी प्रक्रम का। जितनी आप हीट देंगे सब कहाँ चेंज हो जाएगी? सब वर्क में चेंज हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगा। रुद्धोष्म प्रक्रम में अगर हम बात करें तो Q 0 होगा, क्योंकि हीट से कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पर दोबारा अगर हम लगाएं डेल्टा यू बराबर क्यू माइनस डब्लू, और Q 0 है तो डेल्टा यू बराबर माइनस डब्लू। दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस। अगर W पॉजिटिव हो तो डेल्टा यू निगेटिव हो जाएगा, अगर W निगेटिव हो तो डेल्टा यू पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसको समझिएगा, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, डेल्टा यू बराबर माइनस, और ये होता है PVI माइनस VF माइनस VI। प्रेशर है ये, माइनस ऑलरेडी आया है, ये V फाइनल और V इनिशियल, मतलब अंतिम आयतन माइनस प्रारंभिक आयतन, ये है अंतिम आयतन माइनस प्रारंभिक आयतन। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है, ये पॉजिटिव आता है, तो डेल्टा यू निगेटिव हो जाएगा।
इसका मतलब है, अच्छा इसके पॉजिटिव आने Vf माइनस Vi के पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, गैस फैल रही है, एक्सपेंशन हो रहा है। और अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क पॉजिटिव होगा, डेल्टा यू निगेटिव होगा। इसका मतलब ये है कि जब एडियाबैटिक प्रोसेस में एक्सपेंशन होता है तो इंटरनल एनर्जी घटती है, यानी टेम्परेचर कम होता है। यही कारण है कि जब हम साइकिल के टायर से सडनली हवा निकालते हैं तो जहाँ से हवा निकल रही होती है वहाँ कूलिंग फील होती है, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू एक्सपेंशन हो रहा है, और एक्सपेंशन होगा, वर्क पॉजिटिव होगा तो डेल्टा यू निगेटिव हो जाएगा। अब रुद्धोष्म प्रक्रम हम कैसे बना सकते हैं? तो रुद्धोष्म प्रक्रम के बनने की जो आइडियल कंडीशन है, वो आइडियल कंडीशन क्या है? रुद्धोष्म प्रक्रम के बनने की आइडियल कंडीशन ये है कि ऊष्मा चालकता जीरो होनी चाहिए, अर्थात कोई कंडक्टिविटी नहीं, जितनी हीट भर दी गई। हम लोग जो सेलो वाली बॉटल यूज करते हैं, मिल्टन वाली बॉटल यूज करते हैं, टिफ़िन यूज करते हैं, वो सब लगभग इसी प्रोसेस में बनाए गए हैं। जितनी हीट उसमें पैक हो गई वो पैक हो गई, थर्मोस्टेट हो गए वो, है ना। वो मतलब टेम्परेचर उनका जितने पे फिक्स कर दिया गया, कांस्टेंट हो गया। और टेम्परेचर लॉस ही तब होगा जब या तो उससे हीट ली जाए तो टेम्परेचर लॉस होगा, और टेम्परेचर तभी बढ़ेगा जब उसको हीट दी जाए। और ये दोनों चीज़ें नहीं हो रही तो टेम्परेचर जितना अंदर भर दिया गया उतना ही भरा रहेगा, क्योंकि ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं हो रहा। और ये तब हो सकता है जब बर्तन ऊष्मा का पूर्ण कुचालक हो, हीट का कंप्लीट इंसुलेटर हो। तो कंप्लीट इंसुलेटर मतलब के इक्वल टू 0 होना चाहिए, जो कि असंभव है, हो नहीं सकता। बनाने की कोशिश होती है। अब आप अगर जो आप लोग पानी की बोतल यूज़ करते हैं, क्या उतना ही गर्म पानी बना रहता है सर्दियों में? या गर्मियों में जब आप पानी भर के लेके अपने ऑफिस में जाते हो तो क्या उतना ही ठंडा बना रहता है जितना आप घर से भर के लेके जाते हो? दोनों आंसर ना में होंगे। इसका मतलब आइडियल कंडीशन नहीं है वो एडियाबैटिक प्रोसेस होने की। आइडियल कंडीशन क्या हो सकती है? जब कोई परिवर्तन अचानक हो, इतना जल्दी हो कि हीट के निकलने का चांस ना मिले कि अगली हीट फिर आ जाए। तो जब कोई सडन प्रोसेस हो, एकाएक प्रोसेस हो, तो फिर हम एडियाबैटिक प्रोसेस का यूज करते हैं। और जिसकी कहानी ये है कि अगर W पॉजिटिव होगा तो डेल्टा U निगेटिव होगा, अर्थात एक्सपेंशन होगा तो निकाय का टेम्परेचर, सिस्टम का टेम्परेचर कम हो जाएगा। वर्क डन का फॉर्मूला इन दोनों का याद रखिएगा, समतापी और रुद्धोष्म का। तो रुद्धोष्म का होता है W = μr/γ-1 Ti - T। इससे रिलेटेड भी संभवतः उस दिन कुछ सवाल आया हुआ था। W = μr/γ-1 Ti - Tf। अब इसी जगह पे मैं थोड़ा और एक जगह आ जाता हूँ, और वो ये है कि समतापी, समदाबी और रुद्धोष्म का कर्व कैसा होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एक आपके यहाँ उस दिन हमने दिया हुआ था क्विज में। मैंने कहा कि मैं क्विज में कोई ऐसा सवाल नहीं देता हूँ जो वन लाइनर हो, बस आप दे दें और उसके आगे पीछे की कोई कहानी ना हो, ऐसा सवाल देना ठीक नहीं लगता है। तो वहाँ पर क्या था, समतापी, समदाबी और रुद्धोष्म में मैं आपको बताऊँ, समतापी और रुद्धोष्म गैस की दो प्रत्यास्थताएं होती हैं, इलास्टिसिटीज़ दो होती हैं गैस की। कितनी होती हैं? दो। कौन कौन सी? एक होती है इलास्टिसिटी एट कांस्टेंट हीट, और एक इलास्टिसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, ये जो होती है और ये जो होती है, इन दोनों, ये वाली इनिशियल प्रेशर का गामा गुना अधिक होती है और ये प्रेशर के बराबर होती है। प्रत्यास्थता, आप जानते हैं कि प्रत्यास्थता का यूनिट वही होता है जो प्रेशर का होता है। यानी रुद्धोष्म प्रत्यास्थता और समतापी प्रत्यास्थता का जो अनुपात होता है वो गामा होता है। कितना होता है? वो गामा होता है, गामा।
ओके, और जो कि बराबर है किसके, CP/CV के, ये भी गामा है, जो कि बराबर किसके है 1+2/f के, जहाँ f क्या है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो जब आप कभी इन दोनों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो आप एक बात पाएंगे कि जो रूद्धोष्म का ग्राफ है, जो एडियाबैटिक ग्राफ है, वो समतापी ग्राफ से गामा गुना ज़्यादा झुका होता है, ज़्यादा ढलान होती है, राइट। अब आपको हम बता देते हैं, अगर आप एक PV डायग्राम बनाएं तो उस PV डायग्राम में आप पाएंगे कि ये V है और ये P है। ध्यान रखेंगे, अगर जिस तरह का हम फिगर ले रहे हैं या जिस तरह का फिगर बुक्स में रहता है उसमें x एक्सिस में आपको वॉल्यूम ही दिखेगा। अगर वॉल्यूम नहीं दिख रहा है तो फिर हमारे ग्राफ गलत हो जाएंगे, फिर उल्टा हो जाएंगे। इसीलिए इस तरह वाले ग्राफ ठीक नहीं थे, क्योंकि एक्सपेंशन में वॉल्यूम पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। वो 2 ग्राफ ऐसे ऐसे आए हुए थे, आप लोगों को उन्हीं में से पहचानना था, AB करके CD करके, तो ये वाले होंगे ही नहीं। और इसमें क्या कहानी है, अगर मैं यहाँ पर कोई चेंज आपको दिखाऊं सीधे ऐसे, तो आप पाएंगे कि प्रेशर यहाँ जितना है इस पॉइंट पर उतना ही है, इस पॉइंट पर हर जगह वही प्रेशर है। प्रेशर इज़ नॉट चेंजिंग बट द वैल्यूम इज चेंजिंग, राइट। तो एक तो ये दशा हो गई। दूसरी दशा ये हो गई कि थोड़ा उसको झुका दीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि हल्का प्रेशर चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि P1V1 = P2V2 आप लगाते हैं तो आप जानते हैं वॉल्यूम चेंज हो जाने के साथ प्रेशर चेंज हो जाएगा। ऐसा है कि नहीं है? और थोड़ा अगर आप ज़्यादा झुका दें, इसका स्लोप थोड़ा ज़्यादा है, आप यहाँ से अगर देखें तो दोनों के स्लोप में आपको फ़र्क नज़र आएगा कि इसका स्लोप आपको सेम पॉइंट पर ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा ढाल है इसका। तो अगर मैं आपसे ही पूछूं कि ये तो कन्फर्म है समतापी है, अगर मैं आपसे ही पूछूं कि इनमें से किसको आप समतापी कहेंगे और किसको आप रूद्धोष्म कहेंगे, तो आप पाएंगे कि चूँकि सर ये गामा गुना ज़्यादा झुका होता है इसलिए ये वाला रूद्धोष्म होगा, मतलब एडियाबैटिक होगा, और ये वाला समतापी होगा, मतलब आइसोथर्मल होगा, आइसोथर्मल होगा। ओके, तो ये समतापी, समदाबी और रूद्धोष्म की बात हो गई। अगली बात एक और इन्होंने पूछी है और वो है अनुनाद। मैं इसलिए जान गया कि अनुनाद के लिए इसलिए पूछा गया क्योंकि अभी परसों की क्लास में ये था कि रेडियो किस सिद्धांत पर काम करता है। तो पहली चीज़ तो आप समझ लीजिए अनुनाद का मतलब क्या है। रेजोनेंस का मतलब होता है फ्रीक्वेंसीज का सेम हो जाना। 2 सोर्सेस की जब फ्रीक्वेंसीज इक्वल हो जाएंगी तो वो रेजोनेंस होता है। तो अगर आपसे कभी फिर अनुनाद की स्थिति में कोई आपसे पूछे कि बताइए भाई अनुनाद की स्थिति में दोनों फ्रीक्वेंसीज का रेशियो क्या होता है, अनुपात क्या होता है, चूँकि दोनों बराबर हैं इसलिए अनुपात 1 होगा, इससे ज़्यादा कोई बात ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब रेजोनेंस होता है तो उस समय एम्पलीट्यूड बहुत बढ़ जाता है, आयाम बहुत बढ़ जाता है। ठीक, ऐसे एक का आयाम है, दूसरा और मिल गया ऐसे, तो परिणामी आयाम ऐसे हो जाता है। बड़ी आयाम की एनर्जी पैदा हो जाती है जिसके कारण रेजोनेंस बढ़ जाता है, और ये तभी होगा जब फ्रीक्वेंसीज इक्वल हो जाएं। अब अनुनाद ध्वनि का भी होता है, अनुनाद जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का भी होता है। अब कुछ लोगों ने उसमें दिमाग ये लगाया क्योंकि रेडियो में आवाज़ निकलती है इसलिए वो ध्वनि के अनुनाद पे काम करता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे रेडियो के एंटीना पर आती हैं, हाँ या ना? बिल्कुल आती हैं। अब एंटीना पे सभी फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल हैं। फ्रीक्वेंसी को चेंज करने का कॉन्सेप्ट डिपेंड होता है 1/2π√LC। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? इंडक्टेंस है, और ये क्या है? कैपेसिटेंस है, यानी धारिता है। हमारे रेडियो में जो ट्यूनिंग लगी होती है जिससे हम स्टेशंस मिलाते हैं, उसमें एक परिवर्ती संधारित्र लगा होता है जिसे हम वेरिएबल कैपेसिटर कहते हैं, जो अपनी कैपेसिटेंस को बढ़ा या घटा सकता है। तो जब आप यहाँ से कैपेसिटेंस बढ़ा या घटा करके उसको किसी एक फ्रीक्वेंसी के इक्वल, अब चूँकि आपके एंटीना में तो सब आ रही हैं,
बिग FM, रेड FM, रेडियो मिर्ची, रेडियो सिटी और जितना भी आता है वो सब आ रहे हैं। मान लीजिए किसी एक स्टेशन की फ्रीक्वेंसी है 108 मेगाहर्ट्ज़ और आपने ट्यूनिंग में जो अपने ट्यूनिंग को घुमा घुमा करके सी को चेंज करते हुए, कम ज़्यादा करते हुए जो अपने रेडियो की फ्रीक्वेंसी बनाई है वो भी 108 मेगाहर्ट्ज़ बना दी है आपने, तो ये इससे रेजोनेंस में आ जाएगा और वही स्टेशन आपके रेडियो में बजने लगेगा। तो दिस इज़ नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ द साउंड रेजोनेंस, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेजोनेंस। ओके, तो ये क्लास यहीं तक होती है। अगर आप नए हैं, आप हमारे ग्रुप से नहीं हैं और आप तैयारी कर रहे हैं फिजिक्स से TGT या PGT या आने वाली LT ग्रेड के या BPSC की, तो अगर आप हमसे फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, हमारे नए बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे जो आपको कमेंट में पिन कर दिए जाएंगे, आप उनमें संपर्क करके क्लास को देख सकते हैं, सूचना ले सकते हैं। क्लास देखने के लिए आपका शुक्रिया।